हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया अध्याय यानी जो हमने महिला आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए सिलेबस यानी जो पाठ्यक्रम के को ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट स्टार्ट किया, अपनी क्लास स्टार्ट की है, उसमें आज हमारी दूसरी कक्षा है। ओके, तो आप एक बार मेरे पुराने यानी मेरे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के वीडियो में जाकर आप देखिए कि जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वो आंगनवाड़ी के पाठ्यक्रम में है कि नहीं है। ओके, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वही टॉपिक है जो हमने कल पढ़ाया था, उसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी कल का हमारा टॉपिक था विकास की क्या क्या अवधारणा थी, क्या क्या उसके आयाम थे। यानी कल हमने पढ़ा था मानव विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, तकनीकी विकास, ये सब कल हमने पढ़ा था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो कल पढ़ाया था वो समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे विकास का सूचक। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि विकास का सूचक का मतलब क्या होता है। विकास तो हमने कल समझ लिया था, एक एक चीज़ हमने समझ ली थी। अब सूचक का मतलब होता है कि कैसे पता चलेगा कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सूचक यानी इंडिकेट्स। यानी मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, आपके गांव का सरपंच आपसे बोले कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है पिछले 5 साल के मुकाबले, 10 साल के मुकाबले, 2 साल के मुकाबले। तो आप कैसे उसको देखेंगे कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि इस चीज़ में विकास हुआ है तो हाँ ठीक है, मान सकता हूँ विकास हुआ है, इस चीज़ में विकास हुआ है चलो मान सकता हूँ। तो मतलब आप क्या क्या इंडिकेट्स यानी क्या क्या सूचक देखेंगे, किस किस चीज़ से आपको पता चलेगा कि हमारे गांव में हकीकत में विकास हुआ है। तो ये चीज़ है इस जो हम आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और मैं आपसे भी यही आशा करूंगा कि आप जैसा मैं समझाऊं उसी आसान तरीके से आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कठिन चीज़ नहीं है। आप अपने जीवन से उसको लिंक करते हुए चलिए कि हाँ, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। मतलब हम गांव में रह रहे हैं तो हमारे गांव में विकास हो रहा है, तो अपने आप से जोड़ के चलिए, क्योंकि यहाँ पर पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए हैं। जब आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र बन जाएंगी तो वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अपने ऊपर लागू करनी पड़ेंगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। इसलिए जहाँ भी अगर आप सब चीज़ को अपने ऊपर लेके चलेंगे तो क्या होगा, उस समझने में उस चीज़ को आसानी होगी। ठीक है, चलिए, तो उसके सूचक यानी सामाजिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त तो कुछ प्रमुख संकेतक हैं। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सामाजिक विकास की। ठीक है, सामाजिक विकास में हम ध्यान देने योग्य बात यह है कि सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है। अगर वो चीज़ें सामाजिक विकास के अंतर्गत आती है, अगर उन चीज़ों में विकास हो रहा है तो यानी सामाजिक विकास हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा को। अगर मान लीजिए हमारे गांव में 100 बच्चे हैं, 100 में से आज से 5 साल पहले अगर 20 बच्चे पढ़ने जाते थे और आज 10 साल बाद 50 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो हाँ, क्या हुआ, शिक्षा के तौर पर विकास हुआ है। क्या हुआ, शिक्षा के तौर पर विकास हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए, स्मरण रहे कि यानी याद रहे कि मानव पूंजी विकास को साक्षरता दर एक मिनट, साक्षरता दर, प्राथमिक विद्यालय नामांकन, पूर्णतः शिक्षा दर तक पहुंच का आकलन करके मापा जाता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है। पहली बात तो मानव पूंजी विकास का मतलब क्या होता है, यानी मानव एक पूंजी के रूप में
ठीक है। तो मानव एक पूंजी के रूप में, पूंजी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वस्तु जो हमारे काम की होती है। यानी पूंजी का मतलब हम समझते हैं एक धन को लेकर, जहाँ मानव हमारी आवश्यकताओं की पूंजी करे उसको हम क्या बोलते हैं, मानव पूंजी। और उसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी मानव पूंजी यानी मानव संसाधन। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। संसाधन वो चीज़, यहाँ पर ये मानव पूंजी को आप मानव संसाधन के रूप में समझिए। तो मानव संसाधन के रूप में समझने से पहले हम समझेंगे कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन क्या होता है, सीधी भाषा में समझना है। संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। तो ये होता क्या है वो समझिए। किसी भी चीज़ की, अगर हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति जिस चीज़ से होती है वो क्या कहलाता है, वो संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमें हवा की आवश्यकता, यानी जैसे हमें गर्मी लग रही है तो हमें कई चीज़ की आवश्यकता होगी, हवा की होगी। अब हमारी हवा की पूर्ति कौन करेगा, एक तो पेड़ करेंगे, दूसरा कौन करेगा, कूलर करेगा, या एसी जो भी आप समझ सकते हैं, पंखा करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर पेड़ है जो संसाधन होता है, उसको दो संसाधन, एक अलग स्लाइड में लेता हूँ, है ना। देखिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम लेंगे संसाधन। एक मिनट, क्या है संसाधन। पहले मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि संसाधन होता क्या है। ठीक है। तो संसाधन क्या होता है पहले हम वो समझेंगे। देखिए, हमें किसी भी चीज़ की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, संसाधन बोलते हैं। हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने का चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करने की वस्तु। ठीक है, या कुछ भी है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो क्या कहलाता है, संसाधन होता है। अब इसको दो चीज़ में, दो पार्ट्स में, यानी तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में इसको क्या किया गया, डिवाइड। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, तीसरा होता है मानव संसाधन। ठीक है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जैसे इसमें हो गया पेड़, नदी, मिट्टी। ठीक है। मानव निर्मित में जैसे क्या हो गया, सड़क, बस, बिल्डिंग, कूलर, पंखा, मोबाइल। मानव संसाधन का मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है, टेलर, बैंक कर्मचारी, पोस्टमैन। समझिए, अब मैंने क्या समझाया था, संसाधन का मतलब होता है जो हमारी आवश्यकताओं की क्या करे, पूर्ति करे। अब देखिए, हमें किसकी आवश्यकता है, छांव की आवश्यकता है या लकड़ी की आवश्यकता है, तो वो कौन देगा हमें, पेड़ देगा। ठीक है। लेकिन पेड़ कैसा संसाधन हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। हमें हवा की आवश्यकता कौन दे रहा, पूरी कर रहा, हमारी हवा की आवश्यकता कौन पूरी कर रहा है, पेड़। नदी पानी की आवश्यकता को पूरा कर रही है, मिट्टी, यानी मिट्टी की जो हमें आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ क्या है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।
तो ये क्या हो गया, संसाधन हो गए। लेकिन ये कौन से संसाधन हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गए। समझ में आ गया आपको कि संसाधन कोई चीज़ होती है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब मानव निर्मित का मतलब होता है जो चीज़ें मानव ने बनाई है। हमें सड़क की आवश्यकता है, हमें बस की आवश्यकता है, हमें कूलर की आवश्यकता है, हवा की जो पूर्ति, जैसे हमें हवा की ज़रूरत है तो हवा की जो ज़रूरत को पूरा करेगा वो क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा। तो कूलर क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। लेकिन कौन सा संसाधन हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया। अब अगली बात, जैसे अगर हम बीमार होते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। बीमार होने पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलाज की। तो हमारी एक ज़रूरत हो गई, इसको कौन पूरा करेगा ज़रूरत को, डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। अब कौन सा संसाधन हो गया, मानव संसाधन हो गया। तो यहाँ पर मानव संसाधन और मानव पूंजी एक ही चीज़ होती है। यहाँ पर समझ में आ गया आपको, संसाधन भी समझ में आ गया होगा कि वो मानव संसाधन या मानव पूंजी क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है, स्वास्थ्य। एक मिनट, इसको मैं छोटा कर लूँ। स्वास्थ्य, देखो विकास की बात चल रही है तो आपको ये लिंक करते हुए चलना है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जन स्वास्थ्य और कल्याण, जीवन प्रत्याशा। देखो जन स्वास्थ्य का मतलब होता है लोगों का स्वास्थ्य, कल्याण मतलब लोगों का कल्याण, जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है वो समझिए। अगर मान लीजिए हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो औसत, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि लोग पुराने ज़माने के लोग बुजुर्ग थे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीते, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। जीवन प्रत्याशा एक एवरेज निकलता है। कैसे निकलता है, मान लीजिए 100 लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, 100 लोगों में से कितने लोग 50 साल तक जी रहे हैं। ठीक है, अगर 50 लोग भी जी रहे हैं 50 साल तक तो इसका जीवन प्रत्याशा क्या निकल आएगी, 50। लेकिन कुछ लोग 100 साल तक जीते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि इनकी जीवन प्रत्याशा 100 साल होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पिछले के मुकाबले जीवन प्रत्याशा अभी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, पहले क्या है, जैसे बच्चा जन्म लेता था वो मर जाता था, लेकिन वो काउंट तो होता था, लेकिन वो मर जाता था जन्म लेते ही। पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी, अब वो सुविधाएं हो गई हैं, चेकअप हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ICU वगैरह जो भी चीज़ें, एम्बुलेंस ले जाने की सुविधा हो गई है। तो अब क्या हुआ है, जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। ठीक है, बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर आप समझ सकते हैं। मातृ स्वास्थ्य का मतलब तो माता का स्वास्थ्य, बीमारी की व्यापकता और गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और इसका संकेत मिलता है। तो मतलब पहले क्या था, अब इस तक क्या हो गई है, पहुंच हो गई है, यानी इसमें विकास हो रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। फिर आय और गरीबी, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी दर। प्रति व्यक्ति का मतलब होता है औसत, अगर हम माने कोई व्यक्ति 100 कमा रहा है, कोई व्यक्ति 50 कमा रहा है, दोनों का एवरेज हम निकालेंगे तो 75। तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी यहाँ पर, 75। मतलब ये है कि 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से कोई अरबपति है, कोई बहुत कम कमा रहा है, कोई मीडियम कमा रहा है, तो उनकी जीवन प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है तो एवरेज बताया जाता है। ठीक है, फिर गरीबी दर, आय असमानता। आय असमानता का मतलब गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। ठीक है ना, तो आय असमानता में क्या विकास हुआ है, क्या सुधार हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें आय और गरीबी में आती हैं। फिर आता लैंगिक समानता, मैं आप सभी को समझा चुका हूँ पहले। लिंग को लेकर समानता, लड़का लड़की पुरुष महिला को लेकर समानता, तो इसमें सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें। फिर अगला क्या है, मानवाधिकार। मानवाधिकार को अगर हम 2 टुकड़ों में पढ़ें, मानव और प्लस अधिकार, तो मानव के जो अधिकार होते हैं वो, जैसे मानव अधिकार सुरक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता, कानून के शासन, भ्रष्टाचार के स्तर और व्यक्तिगत सुरक्षा से संकेतिक। मैं समझाता हूँ इसको कैसे। मानव अधिकार से संबंधित है कि जो मानव के जो अधिकार होते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, वो पहले की तुलना में अब उनमें सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे कि पहले जो दलित लोग होते थे उनके प्रति भेदभाव होता था, अब उसमें कमी आई है कि नहीं आई है,
और उनको जो अधिकार थे वो मिले हैं कि नहीं मिले, वो होते मानव अधिकार सुरक्षा, यानी उनके अधिकारों की सुरक्षा जो संविधान में दिए गए। फिर होते प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, यानी मीडिया ऐसी ना हो जाए कि जो सरकार है उसी के हिसाब से चले या उसी की तारीफ़ करे या दूसरी सरकार की बुराई करे, तो ऐसी प्रेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कानून का शासन, यानी तानाशाही न चले, जो कानून है उसी हिसाब से चले। भ्रष्टाचार में कमी आना, यानी करप्शन में कमी आना। व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी जैसे जो अगर हम बाहर जा रहे हैं तो ऐसा ही नहीं कोई भी हमें शूट करके चला जाए या गोली दे के चला जाए, तो उसमें सुरक्षा पहले के मुकाबले बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये सब चीज़ें मानव। पर्यावरण का मतलब होता है पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। हवा पानी की गुणवत्ता में पहले से सुधार हुआ है कि कमी हुई है। संरक्षण के प्रयास, यानी इनको बचाने के लिए, संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, तो यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। अब बुनियादी ढांचा क्या होता है, बुनियादी ढांचा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अब बुनियादी ढांचा को हम समझते हैं। बुनियादी ढांचा का मतलब स्वच्छ पानी, स्वच्छता, बिजली, परिवहन और सूचना संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच द्वारा भौतिक पूंजी को दर्शाया गया है। स्वच्छ पानी, यानी पहले पानी की सुविधाएं नहीं थी, लोग गंदा पानी पीने पर निर्भर थे। स्वच्छता, बिजली, यानी स्वच्छता मतलब पहले कितनी गंदगी रहती थी शहरों में, उसके मुकाबले गांव में। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें। ठीक है। संचार प्रौद्योगिकी का मतलब जैसे मोबाइल हो गया, जैसे हम कम्युनिकेशन करते एक दूसरे से बात करने के साधन। भौतिक पूंजी का मतलब क्या होता है, जैसे मशीनरी वगैरह जो भी। ठीक है। अब है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी दिखाई दे रहा है ना। अगर लगे आपको कि ज़्यादा छोटा हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। तो अगला क्या है, जनसांख्यिकी। जनसंख्या वृद्धि दर, आयु वितरण, शहरीकरण दर और घरेलू आकार द्वारा जनसांख्यिकी रुझान प्रदर्शित होते हैं। जनसांख्यिकी रुझान कैसे प्रदर्शित होते हैं वो समझिए। जनसंख्या वृद्धि दर, यानी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो रही है, अभी वर्तमान में 20% है। यानी जो भी जनसंख्या है वो 20% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। आयु वितरण, शहरीकरण, यानी शहरीकरण का मतलब ये होता है कि पहले कितने लोग शहर में रहते थे, अब बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, ये क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। ठीक है। फिर घरेलू आकार जनसांख्यिकी रुझान को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्या है, सामाजिक सुरक्षा। इधर का जो आप देख रहे हैं ये कल हम पढ़ चुके हैं पूरा। ठीक है। फिर है बेरोजगारी सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, वृद्धा पेंशन, पारिवारिक अवकाश, कल्याण कार्यक्रम, ये सब सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला
वैश्विक भागीदारी, यानी विश्व में हमारे देश के द्वारा, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो व्यापार की बात हो, किसी भी की चीज़ की बात हो, तो उसमें हमारा देश कितना योगदान यानी भागीदार है, ये सब चीज़ें। तो व्यापार में यानी व्यापार खुलेपन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे देश के जो भी शिप होते हैं, पानी के जहाज़ होते हैं, उनको आने जाने की अनुमति देना। मतलब अपने टैक्सों को कम कर ले, जो उनके टैक्स होते हैं, कर होते हैं, उनको कम कर लेना, और जो भी तुम्हारे कानून होते हैं तुम्हारे देश में व्यापार करने के लिए, उनको थोड़ा आसान कर देना, ताकि दूसरे देशों के लोग हमारे देश में आसानी से व्यापार कर सकें, हमारी वस्तुओं को खरीद सकें, वो अपनी वस्तुओं को बेच सकें आसानी से। तो इसको थोड़ा आसान कर देना, ये क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है, और इसी के अंतर्गत वैश्विक भागीदारी आ जाती है। ठीक है, चलिए हम आगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सतत विकास के महत्व पर आने से पहले ये थोड़ा हमारा बचा हुआ है पर्यावरणीय रूप से हमने क्या विकास किया है वो। तो मूलतः प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, स्थायी भूमि प्रबंधन के अभ्यास और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के प्रयासों में प्राथमिकता देता है। पर्यावरणीय रूप से भी हमने बहुत कुछ सुधार किया यानी विकास किया है। अब हम समझेंगे सतत विकास का महत्व। उससे पहले मैंने आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैंने कल समझाया था सतत विकास, क्या वो आप लोगों को समझ में आया था या नहीं? क्योंकि जब तक आपको सतत विकास समझ में नहीं आएगा तो तब तक उसका आपको महत्व समझ नहीं आएगा। मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि सतत विकास क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर दोनों चीज़ों को अलग अलग करके समझना। पहला पढ़ना सतत को, फिर पढ़ना है विकास को। सतत का मतलब होता है ऐसा विकास, ऐसा लगातार विकास। ठीक है, इन सतत का मतलब होता है लगातार, विकास का मतलब होता है विकास, जैसा कि आप सभी को पता है। तो दोनों को अगर हम मिलाकर समझें तो ऐसा विकास हमें करना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी हैं उनके लिए किसी भी चीज़ की कमी ना हो, उनको किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेट्रोल का और पेड़ों का, यानी पेड़ों को हम इतना भी ना काट दें और पेड़ों को हम अगर नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। भैया अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल अगर फ्यूचर के लिए नहीं बचेगा तो आने वाली पीढ़ियों को प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो सतत विकास का मतलब हमें ऐसा विकास करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या है सतत विकास के महत्व? भावी पीढ़ी हेतु सीमित संसाधनों का संरक्षण। भावी पीढ़ी का मतलब जो आने वाली पीढ़ी, स्वच्छ हवा और पानी से लेकर उपजाऊ भूमि और विविध पारिस्थितिकी तंत्र तक ही यह सीमित नहीं है। एक एक चीज़ को हम समझते हैं। स्वच्छ हवा यानी साफ हवा, पानी से लेकर पानी आप समझ, उपजाऊ भूमि यानी भूमि को भी हम ऐसा ना कर दें कि आगे चल के पैदावार ही ना हो, वो उस पैदा होने की क्षमता ही खत्म हो जाए उसकी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित होता है, जल थल सब कुछ मिला के जो तंत्र बनता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वर्ण जिम्मेदार संसाधनों की अवधारणा को भी यह बढ़ावा देता है। सीधी बात मैं आप सभी को बता दूंगा, सतत विकास अगर हम करेंगे तो उसका महत्व कैसे होगा वो समझिए। कैसे होगा?
कि अगर हम सतत विकास करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए सतत विकास के मतलब चलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ हवा बचा सकेंगे, पानी बचा सकेंगे, अच्छी उपजाऊ भूमि रख सकेंगे, यानी पूरी पारिस्थितिकी तंत्र भी सीमित नहीं है। उसके अलावा संसाधनों का उपयोग, ठीक है, यानी संसाधन क्या क्या होते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना, को बढ़ावा देता है। क्लियर हो गया। और उसमें वैकल्पिक नवीनीकरण संसाधनों का पता लगाना, ठीक है। जैसे हमने जो चीज़, जैसे मान लीजिए हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हमें जाते जाते अगली पीढ़ी के लिए वो चीज़ तैयार करना है कि वो पेट्रोल के जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या उनके पास विकल्प हो सकता है, ठीक है, ये काम भी हम कर सकते हैं। फिर है पर्यावरण को क्षरण से बचाना। पर्यावरण क्षरण का मतलब क्या होता है, जो भी आप पर्यावरण आपके मन में जो भी पर्यावरण की डेफिनेशन आती है, जो भी पर्यावरण से लेकर आपको संबंधित जो भी मन में आता है उसको बचाना, ठीक है, क्षरण से बचाना, ठीक है। ये स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो क्या वो क्या कहलाता है, पर्यावरण क्षरण से बचाना। तो ये सब सतत विकास हम करेंगे तो ये सब चीज़ों को हम बचा सकते हैं। फिर स्थायी भविष्य सभी के लिए निर्माण। स्थायी भविष्य का मतलब अगर हम अच्छे से सब कुछ यूज़ करते हुए चलेंगे तो आगे की पीढ़ी क्या करेगी, आगे के लोग भी क्या चलेंगे, अच्छे से जीवन अपना यापन कर सकते हैं। फिर है दीर्घकालिक विकास में वृद्धि। अगर हम सतत विकास करेंगे तो बहुत ही लंबे समय तक हम चीज़ों को बचा के रख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कोई अच्छी खोज करेंगे तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या हो सकती हैं, लाभदायक हो सकती हैं। फिर होता सतत विकास के लिए चुनौतियाँ, यानी सतत विकास तो चलो ठीक है हम कोशिश करेंगे, लेकिन सतत विकास करने के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं उनको हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, इधर नवाचार बचा हुआ था आपका, ठीक है, नवाचार को यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखिए इधर क्या क्या चुनौतियाँ हैं। वनों की कटाई, पहला क्या है, वनों की कटाई। दूसरा क्या है, जैव विविधता, ठीक है। अब जैव विविधता, वनों की कटाई की तो उसको समझाने का कुछ है नहीं, जैव विविधता थोड़ा समझाने की चीज़ है, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। याद रहे कि प्राकृतिक आवासों का विनाश और प्रदूषण प्रस्तुतः वनस्पतियों और जीवों के जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखने वाली क्या चीज़ है, वनस्पतियों की बात की गई है और जीवों की बात की गई है। तो यहाँ पर जैव विविधता, जैव का मतलब होता है जिनमें जीवन होता है, तो वनस्पतियों में भी जीवन होता है और जीवों में भी जीवन होता है, तो इनके लिए क्या हो रहा है, खतरा बन रहा है, तो इनको बचाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैव विविधता। तो जैव विविधता समझ में आ गई, जैव विविधता क्या होता है। फिर होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब हो गया टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। पहले ग्लेशियर नहीं पिघल रहे थे, अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब ज़्यादा बारिश, कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं कम बारिश होती है, कहीं सूखा पड़ता तो कहीं बाढ़ आती है, ठीक। अगला क्या है, प्रदूषण। फिर क्या है, जल की कमी। ये सब क्या इसके प्रति चुनौतियां हैं सतत विकास की। आगे क्या दिया इसमें, सीमित स्वास्थ्य सेवाएं, यानी सीमित स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा जैसे अपने भारत में भी अगर मैं बात करूं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 12मासी सड़कों से जुड़े हुए गांव नहीं है। 12मासी सड़कों का मतलब होता है डामर की सड़कें नहीं है, अर्थात वहाँ तक अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए, ठीक है। या गांव में हॉस्पिटल नहीं है, ये सब चीज़ें। निम्न साक्षरता दर, यानी कम पढ़े लिखे लोग। अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कूड़े कचड़े का जो प्रबंधन होता है वो नहीं है। क्लियर हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई। फिर आगे क्या दिया है, सतत विकास हेतु प्रयास। सतत विकास करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा प्रयास किए गए वो सब चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सतत विकास हेतु भारत के प्रयास
सतत विकास हेतु भारत में UNFCCC व CBD पर हस्ताक्षर किए भारत ने, भारत की बात चल रही है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 स्वच्छ पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। यानी भारत सरकार ने एक नीति लागू की थी, क्या, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। कब लागू की थी? 2006 में। तो ये क्या दर्शाता है कि भारत सरकार क्या चाहती है? पर्यावरण को बचाना। इसमें कुछ कानून बनाए गए थे कि ये चीज़ें करना चाहिए, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। फिर अगला क्या है? केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्ष 2010 में क्या किया गया? गठन किया गया। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है? डेट याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ओके। यहाँ पर जो दिया गया है ना कि सतत विकास कितने हैं, उन सबको मैं आगे समझाऊंगा आपको, ओके। बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर करते हुए चलूँगा, कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। फिर क्या? सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य क्या होता है वो समझिए। ज्ञातव्य है कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो 20, अब जी रियो 20 क्या है मैं बताता हूँ। एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? रियो एक जगह है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो बोलते हैं, सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ पर ये चीज़ें, ये इसके सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए थे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद करना, इसमें समझाने का कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं क्या समझा के करूँगा। ये सिर्फ आपको डेट से याद करनी है, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आप वहाँ पर कर सकें, ठीक है। चलिए, अब सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात चल रही है, क्योंकि अभी पीछे जो हमने पढ़ी थी वो भारत की बात चल रही थी। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई सकारात्मक प्रयास किए गए हैं, जिससे आए बदलावों को राष्ट्रीय रिपोर्टों में भी उल्लेख किया गया है। वर्ष 2023-24 सतत विकास लक्ष्य, देखो हमारे यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य जो तय किए जाते हैं उनमें कितना सुधार हो रहा है, कितना उनको फॉलो किया जा रहा है, कितना उनको पाने को मतलब सतत विकास का मतलब होता है, जैसे मान लो ज़ीरो हंगर, यानी बिल्कुल भूखमरी को मिटाना है, गरीबी को मिटाना है, तो कितना उसमें सुधार हो रहा है वो रिपोर्टों के जरिए क्या होता है? बताया जाता है हमें। तो 2023-24 की रिपोर्ट में ये चीज़ बताई गई थी मध्य प्रदेश की। तो 2020 से और 2024 का कंपेयर किया गया, तो वो सब चीज़ समझाई गई है कि कहाँ पर कितनी प्रगति की गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश का विगत 3 वर्षों में जो SDG है उसमें कितना सुधार हुआ है। तो 2018 से 2024 के मध्य प्रदेश सतत विकास के कुल 12 लक्ष्यों, ठीक है, SDG 1, SDG 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, टोटल 16 हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हम ये रिपोर्ट की बात करें तो कितने हैं? 12, ठीक है। कुछ को शामिल नहीं किया गया, कुछ को नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि वो चीज़ें केंद्र के लिए होती है। क्लियर? ये स्कोर आपके लिए एग्ज़ाम में अगर आता है तो ठीक है, आप इसका चार्ट बना लीजिए, नहीं अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं कि कौन सा राज्य किस में प्रथम स्थान रखता है, कौन सा नहीं रखता है। जी, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो इंडेक्स है, ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 13 जुलाई 2024 को, ठीक है। उसी के अनुसार ये पूरा चार्ट दिया गया, ये पूरा चार्ट। गरीबी उन्मूलन में भारत का स्कोर क्या रहा है? इतना रहा है। मध्य प्रदेश का इतना रहा है, ठीक है। फिर और प्रथम राज्य कौन सा रहा है? तमिलनाडु रहा है, ठीक है। ये सब क्लियर। चलिए आगे। या समझाने का कुछ नहीं, इसको आपको याद करना है, ठीक है। कौन से राज्य का प्रथम स्थान है, कौन से किसने अच्छा प्रदर्शन किया, ये सब चीज़। कल हम पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक, यानी मानव का जो संबंध जो भी चीज़ें होती है उससे संबंधित एक सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है, उसमें कितना विकास हुआ है।
आप चिंता मत कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको खुद कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आप इसको याद करोगे, इसके क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा बाद में, तो वहाँ पर आप लगना चाहिए कि आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया, कुछ मैंने सीखा है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन दिया उसको उसका आंसर देख के हम उसका राइट करते जा रहे हैं, नहीं, आप अपने मन से कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा तो आप एक बार पलटिए कि हम पे कहाँ कमी रही है, उसको पूरा कीजिए, फिर उसको क्वेश्चंस को फिर लगाइए, फिर देखिए आपका कितना विकास होता है। आपकी शिक्षा, आपके जो आपकी स्थिति थी मेरी क्लास लेने से पहले, अब क्लास ले रहा हूँ, उसमें कितना विकास हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।